जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और नॉन स्टॉप हम देखने वाले हैं प्रश्नों को। ठीक है, नॉन स्टॉप देखेंगे प्रश्नों को। और दूसरी बात, आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 प्लस रहने वाली है, मतलब लगभग 110 से लेकर के 115 प्रश्न होने वाले हैं और एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न होगा। जिस भी परीक्षा में बेटा सामान्य विज्ञान एज अ सिलेबस दिया गया है, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, मतलब जो भी परीक्षाएं किसी भी स्टेट की हो, अगर सामान्य विज्ञान सिलेबस में है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में आपके फिजिक्स के भी प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं और बायोलॉजी के भी आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। नॉन स्टॉप चलने वाले हैं सारे प्रश्नों को, जब तक हम समाप्त नहीं कर देंगे हम ठहरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि किन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। वैसे सभी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान तो आता ही है, तो सबके लिए हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सवाल नंबर 1 को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1 कहता है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। भैया, विद्युत जनरेटर तो आजकल सबकी जरूरत बन गई है। बड़े बड़े कारखानों की बात करें, बैंक की बात करें, किसी बड़ी ऑफिस की बात करें, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं विद्युत जनरेटर मिलेगा। विद्युत जनरेटर मतलब बिजली को पैदा करने वाला। मान लो लाइट चली गई तब, है ना, तो उसका यूज होने वाला है। तो एक्चुअली किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, तो बेटा ये जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें प्रिंसिपल कौन सा काम करता है विद्युत जनरेटर में, तो बेटा इसमें काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इन्होंने आधार बनाया था। किसको आधार बनाया था, वो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रिंसिपल को इन्होंने आधार बनाया था अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किसको आधार बना करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जाती है, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जाती है। एक प्रश्न का उत्तर और मिल गया। तो कौन सा सिद्धांत एक्चुअली में था, इसका राइट आंसर बेटा क्वांटम सिद्धांत को बेस बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का फेस बना देते हैं। तो बेस क्वांटम सिद्धांत बनता है और फेस प्रकाश विद्युत प्रभाव का उड़ जाता है। ठीक है, मतलब बता रहा हूं, आप समझ सकते हो। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गए। देख रहे हैं कितने मतलब बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आपके सामने जो है मैं लेकर के आया हूं, और मोस्टली ये परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। कुछ देर रुकेंगे तो खुद ही अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, रॉकेट का जो प्रक्षेपण है, आप मोस्टली देखते हो कि हमारे इसरो के द्वारा किसी न किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। भैया देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं तो समस्याएं होंगी, और उसके लिए अगर हमें हर जगह कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे रहना है तो भैया काम करना पड़ेगा। इसरो हमारा बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो रॉकेट का बेटा जो प्रक्षेपण है वो किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, तो प्रक्षेपण होता रहता है, सिद्धांत आपको पता नहीं होता। बेटा यहां पर जो सिद्धांत काम करता है वो न्यूटन के गति का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन वाला काम करता है, एक्शन रिएक्शन, बाल दीवाल में मारी वापस, है ना, एक्शन का रिएक्शन। तो न्यूटन के जो है गति का सिद्धांत काम करता है रॉकेट के आपके प्रक्षेपण में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नियंत्रण का विज्ञान, नियंत्रण, अरे कंट्रोल करने वाला विज्ञान, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वही तो कंट्रोल करने वाला जो विज्ञान होता है वो बेटा किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है साइबरनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, साइबरनेटिक्स जो होता है वो कंट्रोल करने वाला विज्ञान होता है। कौन सा होता है, कूल डाउन, कंट्रोल कंट्रोल, वो बेटा आपका क्या होता है, साइबरनेटिक्स होता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर विजिट करते हैं। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसको दी जाती है, आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्टीफन विलियम हॉकिंस को बेटा आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, समझ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु की 3 डायमेंशन मतलब चारों तरफ से 3D इमेज लेनी है। अरे MRI मशीन वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बस व्यक्ति को घुसा दिया जाता है मशीन के अंदर, अरे पूरा पूरा नहीं घुसा देते, मतलब चला जाता है जितने शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद MRI में क्या होता है, पूरे शरीर की 3D इमेज ली जाती है, कहाँ कौन सी समस्या चल रही है, बॉडी में कौन सा कहाँ समस्या है, सारी चीज़ें निकल करके बिल्कुल क्लियर आ जाती हैं। ठीक है, और भैया बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, समझ रहे हो, हार्मफुल बहुत होता है। अगर बात करें तो 3D डायमेंशन लेना है, मतलब हर
घुमा घुमा के चारों तरफ से फ़ोटो लेनी है, हर एंगल से लेनी है, और छवियाँ जो भी हैं, जो भी फ़ोटो ली गई हैं, इमेज ली गई हैं, उनको रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है या उस तकनीक का नाम क्या है वो आपसे जानना चाहता है, तो इसे बेटा होलोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो होलोग्राफी इज़ द राइट आंसर। मतलब 3D डायमेंशन लेने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं या करते हैं, उसे बेटा होलोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं अभी तक जो प्रश्न मिले हैं, एक से बढ़कर एक सुपर हिट प्रश्न मिल रहे हैं आपको। वायुयान लो, जीवन में आशा है कि एक बार बैठेंगे जरूर, और आप अगर मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो एक बार क्या बार बार बैठ के जाएंगे, बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो वायुयान किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बेटा ये बर्नौली के जो द्रव गतिकी का सिद्धांत है ना, उस पर काम करता है आपका जो है वायुयान। तो वायुयान जो होता है बेटा, वो बर्नौली के द्रव गतिकी के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो अभी तक पता नहीं था, तो अब पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत में जो बनाया गया है, इसका जनक किसे बताया जाता है या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बेटा परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक बोला जाता है। बहुत इन्होंने काम किया है परमाणु ऊर्जा के लिए, तो समझ सकते हो होमी जहांगीर भाभा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बेटा भारत का प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो बेटा रुड़की में किया गया था। और रुड़की आपके जो है कहाँ पे पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक बेटा देहरादून है और दूसरी गैरसैंण है। ठीक है, तो आप कौन सी ग्रीष्मकालीन है, कौन सी शीतकालीन है, ये आप बता देना, नाम मैंने बता दिए। अगला प्रश्न है बेटा कि अगर शोर की बात करें या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि की ही क्यों ना बात की जाए, मतलब शोर की बात करें या फिर हम ध्वनि की बात करें या फिर एक तरीके से शोरगुल की बात करें, आवाज़ की बात करें, तो बेटा इसका जो मात्रक होता है ना वो आपका डेसिबल होता है। मतलब कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो भी हम उसे डेसिबल में ही मापेंगे, शोर बच्चे मचा रहे हैं तो उसको भी डेसिबल में ही मापना है, और ध्वनि जो आपकी कम आ रही है ज़्यादा आ रही है उसे भी हम जो है डेसिबल में ही व्यक्त करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बैरल आप सोचोगे बैरल से हमको क्या लेना भैया, विदेश से भारत सरकार के द्वारा या दुनिया की जो भी देश हैं, सरकारें हैं, जो भी लिक्विड फार्म में जो भी द्रव खरीदते हैं, विशेष करके आपका जो पेट्रोलियम होता है वो जो नापा जाता है ना, मापा जाता है, वो बेटा बैरल में ही मापा जाता है। तो समझ सकते हो ना, महत्वपूर्ण है। डीजल पेट्रोल भर भर के गाड़ियों में खूब चला रहे हो ना, वो बेटा बैरल में ही माप के आता है। वो ज़रूर है कि कच्चे फॉर्मेट में आता है, ठीक है, कच्चे तेल के रूप में आता है, बाद में उसमें जो हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं बड़े बड़े जो है रिफाइनरी के माध्यम से। तो एक बैरल में बेटा 159 लीटर होता है। तभी तो आप देखते हो कि 1 लाख 10 लाख बैरल जो है तेल इस देश के द्वारा जो है खरीदा गया या इस देश ने मंगाया, आयात किया, निर्यात किया, समझ सकते हो। तो एक बैरल में बेटा 159 लीटर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि जल का जो त्रिक बिंदु है, क्या कह रहा है, जल का जो बेटा त्रिक बिंदु है ना वो क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस पर त्रिक बिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका डिग्री सेल्सियस भी आपके तापमान का मात्रक होता है, डिग्री केल्विन भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। ओके, फारेनहाइट होता है, मतलब डिग्री फारेनहाइट भी होता है। ठीक है, और आपका डिग्री केल्विन भी होता है। सब में आपका जो है मापा जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो सब के सब में आपका टेम्परेचर मापा जाता है, लेकिन मोस्टली जो है डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। और शरीर का जो तापमान है ना वो मोस्टली हम डिग्री फारेनहाइट में नापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर को मापने का प्रयास करते हैं, और डिग्री केल्विन भी है। तो आप समझ सकते हो कि जो है जल का जो त्रिक बिंदु है ना वो बेटा आपका 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर विजिट करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि
ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यूनिट का प्रयोग करने वाले हैं आप ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर है बेटा डाब्सन इकाई का, डाब्सन यूनिट का आप प्रयोग करेंगे ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ओजोन परत बेटा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में कैंसर जैसी घातक जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। हालांकि विभिन्न माध्यमों से, लोगों के खान पान से और बहुत सारे प्रदूषण की वजह से ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वो बात अलग है कि आपका जो ओजोन परत में जो अभी आपने होल है, छेद है, उसके बारे में जान रहे थे, वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है, ठीक है, खुशी की बात है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई, ठीक है, किससे मापी जाती है? तो बेटा समुद्र की जो गहराई है वो फैदोमीटर से मापी जाती है। मतलब आपको उठाकर किसी ने समुद्र में फेंक दिया और एक फैदोमीटर पकड़ा दिया, बेटा आराम से नाप के आना, कोई चिंता की बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि तैरना आसान होता है नदियों की अपेक्षा समुद्र में। अगला प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? बेटा कार की बैटरी हो या जो भी आपकी बड़ी गाड़ियां हैं वहाँ पर जो बैटरी यूज होती है ना, बैटरी समझ रहे हो ना, बैटरी इस तरीके की होती है आपकी गाड़ियों में जो लगी होती है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर जो है भरा होता है। तो क्या भरा होता है भैया? तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है कार की बैटरियों में आपके, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या पाया जाता है? तो बेटा डायनामाइट में ना आपके नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। डायनामाइट बड़ा खतरनाक होता है, पुल के नीचे लगाया और उड़ा दिया पुल को, बिल्कुल सफा मैदान हो जाएगा। वहाँ पर डायनामाइट लगाकर किसी भी बिल्डिंग को उड़ाया जा सकता है। तो वहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन जो है मुख्य रूप से आपके पाया जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल बेटा दिया गया है कि जल का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? बेटा जल का जो अधिकतम घनत्व है ना वो किस टेम्परेचर पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है इसका घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न है कि एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें हम देखना चाहते हैं, तो बेटा जो ड्राइवर होता है, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, हालांकि बड़ी गाड़ी वाला ड्राइवर कहलाता है, हमारा छोटी वाले जो है बाइक वाले होते हैं, ठीक है, बाइकर होते हैं, राइडर होते हैं, ठीक है। तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? लेकिन दर्पण तो भैया वही यूज करने वाले हैं, चाहे मोटरसाइकिल वाले हो, चाहे 4 पहिया वाले हो। तो राइट आंसर है उत्तर लेंस, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण बेटा गाड़ियों के साइड में लगा होता है, जिससे पीछे वाली गाड़ी की मूवमेंट को देखा जाता है कि पीछे गाड़ी की क्या एक्टिविटी है, रास्ता खाली है कि नहीं, कोई गाड़ी आ तो नहीं जो हमारा इंतजार कर रही है, सीधे हमको उड़ाते हुए निकल जाए। तो वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो ड्राइवर के बगल में दर्पण लगा होता है ना, साइड मिरर जो लगा होता है, जिसे साइड मिरर बोलते हो आप लोग, वो बेटा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एक्चुअली इमेज बनती जाए ना, क्योंकि व्यवहारिक फॉर्मेट में आप समझेंगे ना प्रैक्टिकल वे में तो आसान होगा समझना, और लंबे समय तक याद रखना भी कहीं ना कहीं आसान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला, मतलब पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, किस तरीके के व्यवहार जो है प्रदर्शित करता है? तो अवतल लेंस की तरीके जो है व्यवहार करता है आपके पानी में जो हवा का बुलबुला होता है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरीके काम करता है, कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, बेटा निकट दृष्टि को दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया के नाम से दूर दृष्टि दोष को जाना जाता है। तो अगर मायोपिया आपके पेपर में लिख दे, मतलब निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, इसमें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर वाले में दूर की दिखाई देती हैं, पास की दिखाई नहीं देती। समझ रहे हो किस नाम से जाना जाता है? इस दोष का निवारण करना है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होगा? कहने का मतलब है यहाँ पर आप अवतल लेंस का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि दूर की चीज़ें दिखाना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब दूर बनेगा जा करके, और उत्तल लेंस का प्रयोग कर दोगे तो वहाँ पर प्रतिबिंब पास में बनेगा। तो जिसको दूर की समस्या है, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, उत्तल लगा दोगे, और जिसको बेटा पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, अवतल लगा दोगे, तो रेटिना में ठीक ठाक प्रतिबिंब बन जाएगा और बंदे को दिखाई दे जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष कहेगा जिसे मायोपिया बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष बोलेगा हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होने वाला है, दूर दृष्टि के या फिर हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। समझ पाओ इसलिए थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, क्योंकि समझ जाओगे
तो पेपर में ना आंसर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, वरना क्या होगा जनाब अली। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है, चेंज किया जाता है? ठीक है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो एक्चुअली कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है? तो उसे बेटा हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शरीर में मौजूद विटामिन के, क्या कह रहा है बेटा? विटामिन के की बात कर रहा है। शरीर में मौजूद जो विटामिन के है, इसका मुख्य काम क्या है, क्या करता है भैया? तो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और अगर विटामिन के की कमी हो गई तो पक्का आपके रक्त का थक्का नहीं जमने वाला। मतलब जो रक्त, जब कोई चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो आप देखते हो थोड़ी देर में थक्का बन जाता है, रुक जाता है खुद ही। और अगर विटामिन के की कमी है तो बेटा थक्का बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं, कोई अवरोध नहीं आएगा, तो चोट से खून लगातार निकलता रहेगा, समस्याएं आएंगी। क्योंकि भैया शरीर के वजन का कुछ ही कितना % वैसे होता है? जीके का प्रश्न है, 6 से 7% होता है ना। अब उतना बेटा खून है और वो भी निकल गया तो क्या होगा, समझ सकते हो। तो विटामिन के की कमी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है, और किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए तो समझ लेना संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि खून रुकता ही नहीं यार, बहता जाता है ना, और उसके बाद जो है बह ही जाता है पूरा। अगला प्रश्न है कि जो अग्निशमन है, इसके लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? आग, अग्निशमन, अग्नि का मतलब होता है आग, समन का मतलब होता है बुझाना। आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करने वाले हैं हम? ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करने वाले हैं, CO2 का प्रयोग करने वाले हैं। आप गाड़ियों में देखते होंगे एक सिलेंडर सा रहता है, ऐसे ऐसे करके हिलाया और उसके बाद जो है निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज़ी के साथ। और क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जहाँ भी आग लगी होती है, वो फटाफट क्या होती है बेटा, बुझ जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन देखने को मिलता है? मतलब कोयले का कौन सा रूप है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन देखने को मिलता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सिगरेट पीने के जो शौकीन लोग हैं, जो लोग पीते हैं, वो अपनी जेब में क्या रखते हैं बेटा? लाइटर को रखते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हालांकि वो यूज करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है यहाँ पर गैस कौन सी भरी है। ये पता है कि गैस खत्म हो गई है, ठीक है, जब जलता नहीं, तो उसमें बेटा ब्यूटेन भरी होती है। ठीक है, ब्यूटेन इज द राइट आंसर। जो लाइटर होता है ना, सिगरेट पीने वाले लोग यूज करते हैं, तो उसमें बेटा आपको ब्यूटेन गैस देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि जो खट्टे दूध की बात कर लें या फिर दही की बात करें, ठीक है, खट्टे दूध की बात करें या फिर दही की बात करें, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर बेटा आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा। लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। खट्टे दूध या दही में आपको लैक्टिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी है और वो भी प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसका राइट आंसर है फ्रैक्टोज। ठीक है, कृत्रिम नहीं है, मानव द्वारा निर्मित नहीं की गई है, प्रकृति में खुद ही मिलती है, वो आपकी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, उसका नाम है बेटा फ्रैक्टोज। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, अर्थात जिसे आप दूरदृष्टि दोष कहते हैं, कुछ देर बाद मैंने काफ़ी लंबा व्याख्यान भी दिया था इस पर, ठीक है, जिसे अच्छी तरीके से आप समझ पाओ, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ये बीमारी हो गई है, उसको लेंस लगाना है, चश्मा लगाना है, कौन सा लगाएगा लेंस? उत्तल लेंस लगाने वाला है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में उसे दूर का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा। पास का देखने के लिए क्या करेगा? जो चश्मा होगा ना, जो चश्मा होगा उसमें वो क्या करेगा? और उत्तल लेंस लगा लेगा। अब उत्तल लेंस जब लगा लेगा तो क्या होगा? उत्तल लेंस का फॉर्मूट इस तरीके से उत्तल लेंस बना होता है, तो यहाँ से आने वाला जो प्रकाश होता है किसी भी वस्तु का, तो ऐसे ऐसे करके पास में बन जाएगा, रेटिना में जा करके उसे दिखाई पड़ जाएगा। तो उत्तल लेंस का यूज होने वाला है, तो उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि धातुओं को पतली चादरों के रूप में बदलने का गुण क्या कहलाता है? मतलब धातुओं को पतली से पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना है, चेंज करना है, बदलना है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे बेटा आघात वर्धनीयता के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता के नाम से जाना जाता है। आपकी धातुओं को पीट पीट के एक तरीके से चद्दर तरीके से बना देना, चद्दर फॉर्मेट में बदल देना। मस्तिष्क में किसी व्यक्ति के ट्यूमर हो गया है
या फिर क्या कहते हैं कैंसर का उपचार करना है तो कह रहा है किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मस्तिष्क में ट्यूमर की बात करें या फिर कैंसर के उपचार की बात करें तो यहाँ पर बेटा आपके कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CO60 कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के ट्यूमर और कैंसर के उपचार के लिए। बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ पे मिलता है। आपके बेटा मुंह में मिलता है। ठीक है, और मुंह में आपके क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। ठीक है, जिसे सलाइवा बोलते हैं। जब आप लोग खाना खाते हो तो उसको लसलसा बना देता है, लुगदी बना देता है, फिर आपके यहाँ ग्रास नली से ग्रसनी से होते हुए है ना, फिर आपके आमाशय में पेट में पहुँच जाता है। लसलसा करने का काम लार करती है और इस लार में बेटा आपके क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आया। किस उपकरण का प्रयोग रोगियों के हृदय की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। मतलब किसी रोगी की जो हार्ट बीट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसे नियंत्रित करने के लिए, या फिर कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर भी आपको तरल अवस्था में देखने को मिलेगी, लिक्विड फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है बेटा ब्रोमीन। आपको कमरे के टेम्परेचर में भी जो है और तरल अवस्था में पानी के रूप में जैसा देखने को मिले, मतलब पानी नहीं दिखाई देगी, लिक्विड फॉर्म में, मतलब डाल दोगे तो बहने लगेगी, इस फॉर्मेट में बनी हुई नजर आएगी या बनी रहेगी, कहने का मतलब है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर हम शरीर की बात करें कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो कहते हैं ना कुछ ऐसा बोला करते हैं बुजुर्ग लोग, अक्सर बोलते होंगे, आपके भी दादा परदादा बोलते होंगे या बोले होंगे आपसे कभी न कभी। तो मानव शरीर में बेटा जो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है वो बेटा ऑक्सीजन पाया जाता है। और अगर हम पर्यावरण में बात करें ऑक्सीजन की तो लगभग आपकी जो ऑक्सीजन है, फार्मूला एक देता हूँ, O2 जो लगभग 21% के आसपास पाई जाती है, और जो नाइट्रोजन होती है ना आपकी N2 होती है वो लगभग 78% के आसपास पाई जाती है आपके प्रकृति में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ओके बेटा, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि चींटी ने डंक मार दिया, सैलानी कर रहे थे, अब चींटी थी तो डंक मार दिया, मतलब काट कूट लिया, तो उसके बाद इसमें कौन सा अम्ल होता है, थोड़ी सी कल्लाहट नज़र आएगी, है ना, खुजलाहट नज़र आएगी, कल्लाहट नज़र आएगी, तो उस वहाँ पर आपका बेटा क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इस वजह से ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, समझ के रहना, क्योंकि भैया इसे चींटी ने काटा, बिच्छू ने मार दिया तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। मलेरिया रोग के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो वहाँ पर जो है हम कुनैन का प्रयोग करने वाले हैं। उपचार करके हम मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होती है, बहुत पूछा जाता है, तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है बेटा, सिनकोना से आपकी जो है कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है बेटा कि वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, उससे कम और नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन को अगर आप गर्म कर देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है और क्या होता है, जलने लगता है, चलने नहीं लगता। ईंधन कहीं चलेगा, जलने लगता है, तो उसे बेटा ज्वलन ताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्वलन। अरे सीधी सी बात है यार, जलने लगेगा तो ज्वलन हो जाएगा, तो ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में जो आपका ब्लड होता है उसमें शर्करा जो होती है, शुगर जो होती है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये बेटा आपके अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय में जो है क्या होता है, रक्त में शर्करा को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। मतलब कह रहा है कौन सा कोशिका का एक ऐसा अंग है जिसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो राइट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम इज द राइट आंसर। राइबोसोम को बेटा कोशिका की फैक्ट्री बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी अगर आपको काट ले, मानोगे है नहीं, मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है, आपने नीचे धुआं कर दिया, तो फिर बेटा धुआं तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। ठीक है, मधुमक्खी ने तुम्हें क्या किया, काट लिया। अब क्या करेंगे, आप एक चीज़ लेके आओगे, बोले जल्दी से लगा दो, बहुत तेज कल्लाहट हो रही है और जो है
बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। मम्मा क्या करेगी, बेकिंग सोडा लगा देगी, कुछ रिलैक्स होगा कि चलो कुछ तो आराम मिली। तो मधुमक्खी अगर काट ले तो बेटा बेकिंग सोडा लगा देंगे, कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। बाकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, बेकिंग सोडा के भरोसे ना बैठें, क्योंकि आगे समस्याएं बढ़ेंगी। कई संख्या में अगर काट लेंगी तो 1-2 है तो मैनेज हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? मतलब ध्वनि की चाल एक्चुअली किस माध्यम पे अधिकतम से अधिकतम होती है? तो अगर उस हम माध्यम की बात करें तो बेटा वो माध्यम आपका क्या होता है, वो ठोस होता है। ठीक है, कौन सा माध्यम होता है बेटा? ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, हाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उन धातुओं के नाम बताइए जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। क्या बात है, सेब जैसा काटना है बैठ के आराम से चाकू से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लिथियम को ले लो, आराम से बैठ के चाकू से काटो। सोडियम ले लो, उसे भी चाकू से काटो। पोटेशियम ले लो, उसको भी चाकू से काटो। आराम से धातुओं को ले लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आराम से चाकू से काटना। पर ध्यान रखना, सोडियम ओडियम काटते समय काट के एक टुकड़ा जेब में मत धर लेना, नहीं तो भैया पसीने से आग पकड़ लेगा, फिर सब कुछ जल जाएगा, फिर मत कहना। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आपको। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और जो प्रोटीन है, इसका जो पूर्ण पाचन होता है ना, वो कहाँ पर होता है? अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, लिपिड की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो पूर्ण पाचन बेटा छोटी आंत में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खूब भैया चुपड़ चुपड़ के घी दाल में डाल डाल के खाते हो ना, बचता बेचारा कहाँ पे है? छोटी आंत की ही मतलब इसी के भरोसे सब चलता है। रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना, वो लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो बेटा जो ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है, लहू होता है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो जो खून है ना उसमें 55% आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न देखा गया है। अगला सवाल है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? मतलब एक हार्स पावर जो होता है, बोले कितने भैया, कितने एचपी का इंजन लगाए हो यार, पानी के ऊपर पानी फेंके जा रहा है। बोले 4 हार्स पावर का है, 30 हार्स पावर का है, 50 हार्स पावर का है। बोले तुम्हारी गाड़ी में कितने हार्स पावर का इंजन है? चढ़ी चली जा रही पहाड़ में। तो समझ सकते हो, तो हार्स पावर में क्या होता है एक्चुअली, अगर वाट में हम बात करेंगे ना, वाट में तो एक हार्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 746 वाट के बराबर एक हार्स पावर होता है। पूछा जाता है तो आप समझ सकते हैं शक्ति का मात्रक है वाट। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। देखें जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक कौन है बेटा? वाट होता है। किस गैस के कारण जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड पकौड़ा है ना, ब्रेड मक्खन, वो वाला केक, अरे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है ना, फूल जाता है। साथ ही साथ बेटा क्या होता है? मुलायम भी हो जाता है, मुलायम है ना। तो ब्रेड की बात करो, केक की बात करो, तो ये एक्चुअली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके बेटा ब्रेड को हो या फिर केक को फुलाती तो है ही, साथ साथ में मुलायम भी कर देती है, फ्लेक्सिबल भी कर देती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कवक की कोशिका भित्ति, मतलब कवक की जो सेलवाल होती है ना, कवक की जो सेलवाल होती है जिसे कोशिका भित्त बोला जाता है, किससे बनी होती है? तो बेटा काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, और पंख वगैरह जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके पंख वगैरह भी आपके काइटिन से ही बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में कौन से हार्मोन्स का संचार होता है जिसकी वजह से पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? मतलब आपने देखा सूर्य इधर निकलता है, पौधों का झुकाव वैसे ही हो जाता है। एग्जाम्पल में आप सूरजमुखी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा ऑक्सिन की वजह होता है। ऑक्सिन हार्मोन से निकलता है उस पौधे में, और उसकी वजह से जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही की तरफ जो है क्या होता है, पौधे का झुकाव देखने को मिलता है। तो ऑक्सिन इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला सवाल है बेटा कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है, आपकी जो गाड़ियां होती हैं उसमें हेडलाइट, चाहे बाइक की बात कर लो,
साइकिल में नहीं होती यार, लगवा लो वो एक अलग बात है। तो चाहे बाइक की बात करो या फिर कोई 4 पहिया कार की बात करो, ट्रक की बात करो, बस में, ट्रेन की बात, जो भी बेटा लाइटें लगी होती हैं, हेडलाइट जो भी आगे वाली लाइट होती है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पर बेटा आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के फॉर्मेट में आपका अवतल दर्पण होता है, जिससे कि प्रकाश जाएगा और दूर तक प्रकाश नजर आएगा, दूर तक जाएगा, ठीक है, दूर तलक जाएगा, तो अवतल दर्पण लगा होता है। चेक कर लेना अपनी गाड़ी में। प्रेशर कुकर, क्या बात है, उसमें हैंडल जो होता है ना, किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? प्रेशर कुकर में खाना वाना पकाने के यूज किया जाता है, तो उसमें जो बेटा हैंडल होता है ना, वो बैकेलाइट का लगाया जाता है। किसका लगा होता है? बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है आपके प्रेशर कुकर में, क्योंकि भैया प्रेशर बहुत ज़्यादा दाब बनता है और कू 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 करके खाना पक जाता है सीटी मार के, ठीक है। तो बैकेलाइट का हैंडल लगाया जाता है, मतलब मान लीजिए ये आपका कुकर है, हालांकि बनेगा नहीं उतना अच्छा, पर काम चला लो। ये देखो हैंडल लगा हुआ है, बन तो गया यार। तो इसमें जो हैंडल होता है ना, इसमें जो प्लास्टिक जैसा कुछ चढ़ा होता है ना, वो बेटा क्या होता है? वो बैकेलाइट होती है। ये ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब ऊष्मा का संचरण होता ही नहीं है। कुकर कितना भी गर्म कर लेना, वो हत्था आपका गर्मी नहीं होने वाला, इसलिए आसानी से उतार लेते हो, वरना गर्म हो जाए तो बेटा तुम्हारे कर्म हो जाएंगे, ठीक है। कुकर गर्म, तुम्हारे कर्म, क्या बात है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? मतलब अगर पेट्रोल की गुणवत्ता को हमें व्यक्त करना है तो हम किस में व्यक्त करेंगे? ऑक्टेन संख्या में। तो अब पेट्रोल भरवाने जाना तो वहाँ पर उसकी गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में लिखी होगी, चेक कर लेना, ठीक, अच्छे बच्चों के तरीके। तो ऑक्टेन संख्या में आपके पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, तो जाके इस बार देख लेना, ना मिले तो पूछ जरूर लेना। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रकृति में, जो नेचर में बेटा सबसे मजबूत बल होता है, वो एक्चुअली कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय बल। जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मजबूत बल होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नौ संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? नौ संचालन का मतलब नाव वगैरह चलाने के लिए, पानी में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, तो वहाँ पर संचालन करते समय विशेष करके समुद्र में नाटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। नाटिकल मील इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बेटा दूध जो होता है, मिल्क जो होता है ना, उसका आपेक्षिक घनत्व बेटा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध में आपके जो है केसीन, प्रोटीन भी पाई जाती है। दूध की शुद्धता को माप जो है किससे की जाती है? लैक्टोमीटर से की जाती है। तो कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन आंसर तो यही रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि बेटा स्वचालित कलाई, हमने स्वचालित कलाई वाली घड़ी में मतलब घड़ी बांध रखी है हाथ में, ठीक है। स्वचालित कलाई वाली जो घड़ी है, देखो क्या लिखा है, गाड़ियाँ लिख दिया है, क्या बात है। गाड़ी नहीं है बेटा, घड़ी है, ठीक है। क्या है? घड़ी है, ठीक है। तो स्वचालित कलाई वाली घड़ी हमने बांध रखी है। अब वो जो घड़ी है, ना ही उसमें सेल का प्रयोग किया गया है, ना अन्य माध्यम से उसे ऊर्जा मिल रही है, तो उसे एक्चुअली ऊर्जा मिलेगी कहाँ? तुम्हारी कलाई से मिलने वाली है। तो राइट आंसर क्या होगा? कलाई। तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर घड़ी है। विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो बेटा रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत बैटरी में आपके ऊर्जा का संचय होता है, मतलब ऊर्जा इकट्ठा होती है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो वहाँ पर आपको बेटा विद्युत ऊर्जा देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करती है? बेटा द्रवगतिकी के नियम पर आपकी पनडुब्बी काम करती है, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। पेट्रोल वाली कारों में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग होता है? बेटा अंतर्दहन इंजन का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर घुस गए, ध्वनि की आवाज़ आप सुनना चाहते हो, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, हाइड्रोफोन का प्रयोग करना पड़ेगा। मीटर का नहीं भाई, मीटर का नहीं, ठीक है। हाइड्रोफोन का प्रयोग करेंगे। आवाज़ सुननी है ना भैया, तो फ़ोन चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हाइड्रो वाला चाहिए, पानी वाला फ़ोन चाहिए, ठीक है। हाइड्रोफोन का प्रयोग करेंगे। मैनोमीटर का प्रयोग किस काम में किया जाता है? बेटा मैनोमीटर का प्रयोग जो है ना, गैसों का जो दाब होता है, गैसों का जो प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बेटा।
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब अगर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापना है ना हमें, तो इसके लिए बेटा हमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। ठीक है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर में हम मापेंगे। अगर बात करें फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जा रही हैं, तो उस तकनीक का क्या नाम है, उसे बेटा ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। जब कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है विमान के साथ में, तो ब्लैक बॉक्स को ही खोजा जाता है। इससे सारी जानकारियां मिलती हैं कि एक्चुअली कौन सी ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से कि जो भी फ्लाइट थी, एरोप्लेन था, वो क्रैश कर गया। तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही खोजा जाता है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक्चुअली में कब मनाया जाता है बेटा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन थे? इसका राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा इज़ द राइट आंसर। और इन्हीं के जो है माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की जाती है, और इस कार्यक्रम की भी अगर यहाँ पर बात कर रहा है तो दोनों का आंसर क्या है बेटा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, वैसे आप बताओगे कितने क्षेत्रों में, कितने विषयों में जो है कितने क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 या फिर 7 या फिर 5? आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, गैस के अणुओं की गति किस प्रकार की होती है बेटा? जो गैस के अणु होते हैं ना, उनकी गति नियमित नहीं होती कि भैया अनुसार हम क्रम से चल रहे हैं, तुम आगे आगे हम पीछे, ना ना, सब इधर उधर भागते हैं, अनियमित होती है। तो बेटा गैस के जो अणुओं की गति होती है वो अनियमित होती है, मतलब इरेगुलर तरीके की होती है, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। ब्रह्मांड में गति और विराम की जो अवधारणा है वो किस प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत आती है? तो वो बेटा आपकी सापेक्ष अवधारणा के अंतर्गत आती है। वर्षा की बूंदें गिरते समय एक समान गति से गिरती हैं या फिर एक समान त्वरण से गिरती है? आपसे जानना चाहता है कि जब बरसात होती है तो जो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं तो क्या समान गति से गिरती हैं या फिर समान त्वरण से गिरती हैं? तो अगर इसका आंसर हमें देना पड़ेगा ना, तो समान त्वरण से, एक समान त्वरण से पानी की जो बूंदें हैं बरसात में गिरा करती हैं, टप 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 करके। ठीक, चलो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दंत मंजन, क्या बात है, इसकी जो ट्यूब होती है, इससे पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगाना पड़ता है? रोज यूज करते हो, पेस्ट दबाते हो, ब्रश में लगाते हो और उसके बाद दांतों को साफ करते हो। तो दंत मंजन की जो ट्यूब है, पेस्ट बाहर निकालने के लिए हम लगाते हैं पेशीय बल। ठीक है, पेशीय संपर्क बल इज द राइट आंसर। देखो दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है, कर सब रहे हैं हम। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक देते हैं, कोई वस्तु लिया और हमने ऊपर की ओर क्या किया? फेंक दिया, वस्तु कुछ देर बाद यार नीचे गिर जाती है। भैया ऐसा क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम कुछ भी फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारी वस्तुएं जमीन में ही गिर जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत तेज से फेंकेंगे, पलायन वेग से फेंक देंगे और पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्र को पार कर जाएगा तो उसके बाद लौट के नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर किसी आदमी को उठा के फेंक दिया ना तुमने, तो समझ लेना फिर वो लौट के नहीं आने वाला है, वैसे फेंकोगे तो आ जाएगा। विद्युत चुम्बकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो बेटा विद्युत चुम्बकीय बलों का जो मापन होता है ना, कूलाम के नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कूलाम का नियम के आधार पर किया जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, चक्रीय झूले, चक्रीय झूले, अरे भैया गए मेला घूमने के लिए और बैठ गए झूले में चक्री बांध के, बिल्कुल गोल 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 घूम रहे हो। अब झूल तो रहे हो, व्यक्ति क्या होता है, ऐसा लगता है कि बाहर की ओर धक्का महसूस हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि अब तो चिटिक के गिरेंगे जाके बहुत दूर, है ना? ऐसा क्यों महसूस होता है बेटा? अपकेंद्रीय बल के कारण हमें ऐसा एहसास होता है, इसलिए दिल थाम के बैठना, मजबूती से पकड़ के बैठना। ठीक, चलो, हालांकि जाओगे नहीं लेकिन अंदर से तो डर जाओगे ना। अगला प्रश्न है कि क्रीम निकालने की जो मशीन होती है, दूध से क्रीम निकालते हैं ना, तो दूध जो है किस बल के कारण अलग हो जाता है? मतलब क्रीम अलग
और दूध अलग। किस विधि के द्वारा अलग होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। मतलब बल वहाँ पर कौन सा काम करता है? अपकेंद्रीय बल काम करता है। इस वजह से दूध से क्रीम निकालने में हम सफल होता है। अगर ये काम न करे तो मुश्किल पड़ जाएगी निकालना। ठीक है। बल लगने पर कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगा? आपसे पूछ रहा है। एक खाली ट्रक ले लिया है, एक भरा ट्रक ले लिया है। अब कह रहा है बल लगा के रोका गया तो कौन पहले रुकेगा? बताओ, खाली वाला रुकेगा कि भरा वाला रुकेगा? आप सोचना पड़ेगा। कौन रुकेगा? खाली वाला पहले रुक जाएगा, क्योंकि भैया वो खाली है। टंग जाएगा लेकिन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका संवेग कम है। और जो भारी वाला ट्रक है उसका संवेग ज़्यादा है, रुकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। दोनों को बराबर तरीके से रोकने की जब कोशिश की जाए तो परीक्षण कर लेना घर में। ठीक है। ध्रुव पर जो पृथ्वी का कोणीय वेग है वो कितना होता है? ध्रुवों की बात कर रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहा है। वहाँ पर बेटा जो पृथ्वी का कोणीय वेग होता है ना, वो एक्चुअली में शून्य होता है। कितना होता है? 0 होता है, जिसे आप कहोगे शून्य होता है। ठीक है। उत्तोलक के सिद्धांत पर काम करता है। अरे उत्तोलक के नहीं, उत्तोलक होगा किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बेटा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आपका उत्तोलक काम करता है। उत्तोलक एक सरल मशीन होती है जो आसानी से काम करवा देती है। बच्चों के तरीके से पढ़ते चले आए हो। ठीक है, हमेशा से पढ़ते चले आए हो। अगला प्रश्न है कि पेचकस का जो हत्था होता है थोड़ा चौड़ा क्यों बनाया जाता है? आप देखते हो कि जो पेचकस में छोटी सी राड तो ये होती है। ठीक है, ये होती है, लेकिन यहाँ पे जो हत्था लगा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा करके बनाया जाता है। इतना चौड़ा नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भैया? तो ये हत्था जो चौड़ा बनाया जाता है ना, इसका कारण है बल आघूर्ण का मान बढ़ जाए, जिससे आसानी से पकड़ करके नट बोल्ट को तुम खोल पाओ। नहीं बेटा, हम मिलके तुम मिलके खोलते रहेंगे, खुलेगी नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसके द्वारा दिया गया था? बेटा जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बेटा? गैलीलियो है। गैलीलियो इज द राइट आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कहाँ पर अधिकतम होगा? किसी वस्तु का अगर पृथ्वी पर भार अधिकतम समझना है तो कहाँ पर होगा? तो ध्रुवों पर होगा। ठीक है, नॉर्थ ध्रुव और आपके साउथ ध्रुव पर जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो किसी वस्तु का भार है ना, वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। ओके, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और आप जो है अक्सर बिजली घर में मीटर सबके लगे हैं तो इससे तो परिचित हो। भारत की जो संपूर्ण ऊर्जा है उत्पादन होती है, मतलब भारत में जो संपूर्ण ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा कितने % होती है? तो वो 3% होती है। लगभग 3% के आसपास हम नाभिकीय ऊर्जा से जो है क्या करते हैं? बिजली बनाने का काम करते हैं, ऊर्जा उत्पादित करने का काम करते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? लो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए। ऊपर उठते हुए हथौड़ा, हथौड़ा उठाया और ऐसे उठाया हमने, तो जब हमने उठाया है ना, तो कौन सी ऊर्जा उसमें होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उस समय हथौड़े में। ठीक है, पटक मारोगे तो बदल जाएगी। एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्प्रिंग एक्चुअली क्या है? आपकी तनी हुई है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें बेटा आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। राइट आंसर क्या है? स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? मतलब यहाँ पर बहुत सारी पवन चलती हैं, बहुत सारी हवाएं चलती हैं, तो डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? मतलब पवन ऊर्जा के द्वारा इस तरीके से बड़ी बड़ी चक्कियाँ लगा दी जाती हैं और बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके पहिए लगा दिए जाते हैं, हवा आती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, उसके बाद बिजली पैदा होती है। तो पवन ऊर्जा भारत जो पैदा करता है वो विश्व में कौन से नंबर में पैदा करता है? तो चौथे नंबर में स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादित करने में भारत का विश्व में। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अगला सवाल है कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर
किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो प्लवन के सिद्धांत पर बेटा आपका हाइड्रोमीटर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना। फवारा किस सिद्धांत पर काम करता है? फवारा अक्सर यूज करते हो फवारा, चाहे किसी पार्क की बात कर लो या फिर नहाने की बात कर लो। बर्नौली के सिद्धांत पर बेटा फवारा काम करता है। तो आज के बाद भूलना नहीं, क्योंकि डेली बेस पर यूज कर रहे हो और पता चलता नहीं एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? उसे यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है प्रतिबल बटा विकृति को। ठीक है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं, और अक्सर आपको किताबों में 4.2 जूल भी लिखा मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना होता है, लेकिन वास्तव में आपके 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि ताजे पानी का जो हिमांक होता है, हिमांक का मतलब होता है कब ये बर्फ़ में बदलने लगेगा। तो ताजे पानी का जो हिमांक होता है, हिमांक बिंदु होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, किस तापमापी किस सिद्धांत पर? लो, तापमापी जो ताप को मापने का काम करता है वो किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर आपका जो तापमापी होता है वो काम करता है, ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। क्रायोजेनिक इंजन किससे संबंधित है? ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक इंजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना क्या कहलाता है? बर्फ अपने गलनांक पर पिघलना शुरू कर देती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समतापी प्रक्रम। ठीक है, समतापी प्रक्रम। देखो प्रश्न बड़ा घुमावदार है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो दिक्कतें आएंगी। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा है ना, वो कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा ही ऐसा होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, भाषाएं बदल चुकी हैं। सूर्य की प्रकाश का जो ऊर्जा है पृथ्वी तक किस विधि से पहुँचती है? विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। अगर पूछ ले ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो विकिरण ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न शायद होना चाहिए। हाँ, सूती कपड़ों के मिल अक्सर समुद्र के किनारे स्थापित, सूती कपड़ों वाले जो मिल होते हैं ना, वो ज़्यादातर समुद्र के किनारे मिलते हैं। इसका कारण क्या है भैया? कारण बताओ। तो समुद्र के किनारे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, नमी कहीं ना कहीं होती है। इसकी वजह से जो सूत होता है ना, वो जल्दी से टूटता नहीं है और कपड़े बनाने में आसानी रहती है, इसलिए ज़्यादातर मिलें आपको समुद्र किनारे मिलेंगी। ठीक है, कौन सी धातु साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में देखने को मिलेगी? तो पारा भी द्रव अवस्था में मिलेगा सामान्य तापमान पर, और गैलियम भी आपको मिलेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों को दिमाग में बिठा लेना और लंबे समय तक याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचना है तो लगभग कितना समय लगने वाला है? तो 500 सेकंड में कह सकते हो, या फिर इसे अगर मिनट और सेकंड में बदलोगे तो लगभग 8 मिनट आपको 20 सेकंड के समथिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत पूछा गया था प्रश्न। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करती है? जब किसी व्यक्ति को हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है तो शरीर के अंदर जांच करनी होती है, छोटी सी मशीन को घुसाया जाता है, तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है एंडोस्कोपी। दर्द तो होता ही है, होता है, करमदंड हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने कि फाइबर ऑप्टिकल से सूचनाओं का संचार किस रूप में होता है? बेटा फाइबर ऑप्टिकल से जो सूचनाएं होती है उनका जो संचार होता है ना, वो प्रकाश तरंगों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक इतनी बातें सारी आपको समझ में आ गई। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। लाल हो, हरा हो, ठीक है, लाल हो, हरा हो और नीला रंग है, इन्हें बराबर अनुपात में आपने मिला लिया एक साथ में, तो क्या बनने वाला है? सफ़ेद रंग आपका तैयार हो जाएगा। लाल, हरा और नीला समान अनुपात में मिला करके रखोगे बेटा, सफ़ेद रंग बन करके तैयार होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश के
किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, मतलब आपको जो प्रकाश दिखाई देता है उसके किस रंग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर है बेटा बैंगनी रंग इज द राइट आंसर, बैंगनी रंग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तल और अवतल लेंस में कौन सा लेंस अपसारी होता है, अपसार करने का काम करता है। अवतल लेंस होता है, ठीक है, इस तरीके से आता है प्रकाश और इसको क्या करता है, इस तरीके से फैला करके दूर तक ले जाने का काम करता है, तो ये अपसारी हो जाता है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करेंगे, उत्तल लेंस इस तरीके से प्रकाश आता है, इसे सिकुड़ने का काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी होता है, ठीक है। तो अपसारी कौन होता है, अवतल लेंस होता है, और अभिसारी कौन होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो दोनों के आंसर यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगला सवाल दिया गया है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। बेटा जो कैमरा यूज करते हो ना, शूटिंग के लिए हो, वीडियो के लिए हो, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। आँख की रेटिना में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आँख की रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो वास्तविक तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। हमारा दिमाग उसे सीधा करके देख लेता है। मतलब किसी को देखोगे ना तो दोनों पैर ऊपर, चारों पैर ऊपर नजर आएंगे, लेकिन दिमाग घुमा के देख लेता है यार कि अरे नहीं ये है भाई, ये नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि वायु अथवा गैस की संचारित ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। वायु की बात करो या गैस में जो संचारित ध्वनि तरंगे हैं उनकी जो प्रकृति है ना वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती, अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों का नाम आपने सुना है, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और शायद आपका वीडियो समाप्त हो चुका है। अब प्यारे बच्चों आपकी बारी है। आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया का यूज करते हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा यार दोस्तों के साथ में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी राय और अपने सुझाव, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।